करो, आप बाहर जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय अत्री स्वागत करते हैं आप सभी का। उम्मीद है आप मुझे सभी सुन पा रहे होंगे। एक बार सभी बच्चों सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार कंफर्म करिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। कल आपकी जो है 15 मिनट की क्लास बच्चों ऐसे चल गई जिसमें ऑडियो नहीं थी। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे ये हमारे ऐप का वो है। ठीक है, ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है अपनी पेड बैच के लिए। तो ऐप का नाम है डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन, जिसमें आपको नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी जो है नेट जेआरएफ की कंप्लीट बैच है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर नेट जेआरएफ की बैच लेना है तो आप हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेज में आपको ये बैच है, बहुत ही कम चार्जेज में आपको ये बैच हमने दिया है। ठीक है, नेट जेआरएफ की, और ये बैच ओनली जो है 5999 में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपकी दूसरी जो न्यू बैच है वो है यूपी जीडीसी जीआईसी और पीजीटी की। ये केवल 4000 में है। ऐप को डाउनलोड करके, ऐप को अगर डाउनलोड करना है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना सब कुछ क्लियर है ना। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी एचपीएससी की बैच आती है, हरियाणा प्रोफेसर की बैच। हरियाणा प्रोफेसर की बैच बच्चों वो आपकी प्री कंप्लीट हो चुकी है, इसकी मेंस की क्लासेस आपकी स्टार्ट होनी है। ठीक है, इसकी मेंस की क्लास आपकी क्या है, स्टार्ट होनी है। ठीक, प्री की क्लास कंप्लीट है, मेंस की क्लास आपकी स्टार्ट होनी है। दूसरा जो है, अब ये जो बैच है ये भी 6000 की बैच है, यानी आप इसे 6000 मत कहिए, 5999 की है। इस बैच को भी आप ले सकते हैं। चलिए आते हैं प्रैक्टिस पे। आज का जो प्रैक्टिस है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से, हुसंगी से, भीमबेटका से और महगरा से। ठीक है, यह आपको बताना है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है। बताइएगा बच्चों, कहाँ से बच्चों अवशेष प्राप्त हुआ है कि भारत में चूल्हा, चूल्हा का मतलब हुआ कि अग्नि का प्रमाण होना। और आप जानते हैं कि अग्नि का जो प्रमाण है, अग्नि के अगर हम उपयोग की बात करें, अग्नि के उपयोग की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि अग्नि का जो उपयोग है ये सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक काल में। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों अग्नि के खोज की, ठीक है, अग्नि के अगर हम खोज की बात करें, ठीक है, अग्नि के खोज की बात करें तो अग्नि की खोज जो होती है, ठीक, वो खोज होती है, ठीक है, कब? जो है पुरापाषाण काल में। खोज होना और उसका उपयोग होना दोनों में अंतर है। ठीक है, पुरापाषाण काल। ठीक, दूसरी चीज ये यहां पे पूछ रहा है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हा, चूल्हे का उपयोग किस लिए होता है? अग्नि के लिए। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है विलासुरगमम जो एमपी का प्लेस है, हुसंगी जो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भीमबेटका जो कहाँ है? एमपी के रायसेन जिले में है। ठीक है, महगरा जो है ये कहाँ पे है? यूपी के मिर्जापुर में। ठीक है, यूपी के कहाँ है? मिर्जापुर, जहां से आपको क्या मिले हैं? शवाधान। जहां से क्या मिला है? शवाधान। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? बिलासुरगाम। बिलासुरगाम ये एमपी में है। इसके अतिरिक्त एक और प्लेस है, ठीक है, वो है बच्चों आपका बाघोर। ठीक है,
देखिए एक और प्लेस है, एमपी का ही है, ये भी आपके एमपी में ही है, ठीक है। यहाँ से भी हमें चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, चूल्हे के प्रमाण यहाँ से भी मिलते हैं। दूसरी चीज ये कि आप बाघोर को लेके कंफ्यूज मत होना। एक नाम है बच्चों बागोर, ठीक है, बागोर और बाघोर दोनों अलग हैं, ठीक है। बाघोर और बागोर दोनों अलग हैं। बागोर कहाँ पे है? ये आपके जो है राजस्थान में है, ये राजस्थान में है और मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है इसे, ठीक है। और ये जो बाघोर है ये भी मध्य पाषाण काल का ही स्थल है, लेकिन ये एमपी में है। मध्य पाषाण काल का ये भी स्थल है जो कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। और चूल्हे का प्रमाण यहाँ से भी है, बिलासुर गांव से भी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, इसका मतलब है कि अभी हमें और रिसर्च की जरूरत है, और ज्यादा हमें शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ, लेकिन अगर ये चूल्हा हमें मध्य पाषाण काल में मिल रहा है, दैट मीन्स कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने अग्नि का उपयोग करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि चूल्हे का जो निर्माण है वो अग्नि के उपयोग से ही जुड़ा है, ठीक है। वो किससे जुड़ा है? अग्नि के उपयोग से, वो अग्नि के उपयोग से जुड़ा है, समझ रहे हैं नहीं आप? वो किससे जुड़ा है? तो अग्नि के उपयोग से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी, मध्य शहर, हड़प्पा, समाधान एच, मोहनजोदारो, समाधान R37, कालीबंगा, पुरुष और स्त्री का युगल समाधान। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है वो जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा बच्चों ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। हेलो, कहाँ पे हैं आप? मैं ऑफिस पे ही हूँ, आप आ जाओ जो है, क्योंकि मुझे भी कल निकल जाना है चीज़ें फाइनल करके। मैं देखो आप ही की वजह से मैं रुका हूँ, ठीक है। तो मैं चीज़ें फाइनल होंगी तो मैं सुबह निकल जाऊँगा। ठीक है, आप 7-8 बजे आ जाइए। हम्म, वो बना दिया है, ठीक है। हाँ वो बना दिया है, वो बना दिया है। नहीं नहीं वो सब हो जाएगा, वो बना दिया है, आप आ जाइए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक। हाँ बच्चों देखिए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। अब इसमें देखो कह रहा है कि राखीगढ़ी मध्य शहर, मध्य शहर कहाँ है? धौलावीरा में। आपने पढ़ा होगा बच्चों धौलावीरा, इंडस वैली का प्लेस है धौलावीरा। धौलावीरा जो है इस तरह से बना है, उसमें जो है वो 3 भागों में बटा है, ठीक है। यानी पश्चिमी, पूर्वी और मध्य नगर, ठीक है। यानी ये दुर्ग क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र और ये नगर क्षेत्र। बाकी इंडस वैली में आप देखेंगे तो टोटल नगर कितने हैं? 7। टोटल नगर कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। टोटल नगरों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक। टोटल नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। तो राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी तो हरियाणा में है, तो ये आपका बच्चों क्या होगा? गलत हो जाएगा। मध्य शहर जो है वो कहाँ पे है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? आपके गुजरात में। धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा, समाधान एच, ये एकदम सही है। यहीं से आपको विदेशी की कब्र भी मिलती है, यहीं से आपको विदेशी की क्या मिलती है? कब्र, ठीक है। यहीं से विदेशी की कब्र मिलती है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से ये भी सही है।
कालीबंगा से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान का मतलब होता है कि एक साथ दो लोगों को दफनाना, युगल समाधान, ठीक है। तो ये जो युगल समाधान है, युगल समाधान केवल जो है कालीबंगा से ही नहीं है, ये कालीबंगा से भी है, आपके लोथल से भी है, ठीक है, और आपके बनावली से भी है। ये तीन ऐसे प्लेस हैं जहां से युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधियां का मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाना। अब आप उसे सती प्रथा का प्रूफ भी मान सकते हैं या उसको अपने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ए आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक। अगला देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। मोहनजोदारो, काश्यरथ, हड़प्पा, उत्कीर्ण काश्य कुल्हाड़ी और लोथल, पक्की मिट्टी का हल, बनावली, हाथी दांत का स्केल। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको आसानी से बच्चों मैच कर सकते हो। एक बार सेशन को शेयर कर देना थोड़ा सा, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो एक बार अच्छे से सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? सूची 1 सूची 2 को मैच करना। मोहनजोदारो, काश्यरथ, हड़प्पा, उत्कीर्ण काश्य कुल्हाड़ी, लोथल, पक्की मिट्टी का हल, बनावली, हाथी दांत का स्केल, ठीक है। अब आप बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो एक एक भी अगर आप आसानी से पकड़ते हो तो आप आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। बताइए बताइए बच्चों क्या इसका राइट आंसर होगा? देखो मैं बताता हूं आपको, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, एक चीज आपको एकदम क्लियर होगा कि जो बनावली है वहां से हमें क्या मिला है, वहां से हमें मिला है मिट्टी का हल, पकी मिट्टी का हल, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली में कृषि जो है एक व्यवसाय के रूप में था। केवल बनावली से ही नहीं, आपका जो कालीबंगा है, ठीक है, वहां से भी हमें जो प्रूफ मिले हैं उससे ये पता चलता है कि हमें एग्रीकल्चर था, ठीक है, क्योंकि यहां से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए हमें क्या मिले हैं? खेत, ठीक है, बनावली से। अगर हम एक को पकड़े, जैसे डी का हमने क्या पकड़ा? 3, तो डी का अगर हमने 3 पकड़ा, पकी मिट्टी का हल, तो पकी मिट्टी का हल हमें कहां से मिल रहा है? बनावली से। तो डी का 3 किस में है? डी का 3 आपका जो है सी में है, और डी का 3 आपके ए में भी है। इसका मतलब आपको एक और पकड़ना होगा। तो एक और अगर पकड़ना है तो आप ये पकड़ लीजिए मोहनजोदारो, जहां से आपको कांसे की बनी कुल्हाड़ी मिली है, कांस्य कुल्हाड़ी। तो केवल कांस्य कुल्हाड़ी मोहनजोदड़ो से नहीं मिली है, यहां से आपको कांस्य नर्तकी भी मिली है, यहां से आपको कांस्य नर्तकी भी मिली है, यहां से आपको भैंस के प्रमाण मिले हैं, यहां से आपको सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है? सूती कपड़ा का प्रमाण मिला है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये समझिए, ठीक है, सूती कपड़े का प्रमाण मिला है, ठीक, और साथ साथ यहाँ से आपको जो है हाथी दांत का बना एक जो है पैमाना मिला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको मोहनजोदारो से पाई गई। हमारे शब्दों में कहें तो आपको जब कुछ भी ना आए, ठीक है, जैसे पूछ ले कि कौन सी चीज कहाँ मिली, तो तुक्का जब भी मारते हैं तो हम मोहनजोदारो को मारते हैं। मोहनजोदारो से ही हमें सारी चीजें क्या की गई हैं? पाई गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो कांस्यरथ, हड़प्पा, हाँ ये 2 हो गया। अब इसके बाद हड़प्पा से क्या मिला? कांसे का रथ। कांस्य रथ कहां से मिला है? हड़प्पा से। कांस्य रथ यहां से मिला है। यहां से आपको जो है श्रमिकों की झोपड़ी मिली है, श्रमिकों की झोपड़ी, ठीक है, श्रमिकों की झोपड़ी भी बच्चों यहीं से मिली है, हड़प्पा से। अब आप देखिए दूसरा, लोथल से क्या मिला है? हाथी दांत का स्किल। हाथी दांत का स्किल जो है वो कहां से मिला है? लोथल से। तो अब आपका सही हो रहा है क्या? सी। सी आपका राइट आंसर हो रहा है। सी आपका क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है।
अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित उद्धरण का लेखक कौन है। यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नजदीक रहा हो, लेकिन इससे युद्ध राज्य तथा यूरोपीय एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाई। ये किसका स्टेटमेंट है? डीसी सरकार का। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका, एक मिनट बच्चों में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। बर्टन स्टाइल जो आपका चौथा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका डी ऑप्शन है वो है आपका बर्टन स्टाइल। वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, बर्टन स्टाइल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नजदीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप और जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। अब आप जानते हैं सामंतवाद जो है पूर्व मध्यकाल से ही भारत में दिखाई देता है, और अगर हम बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर में नायंकर व्यवस्था दिखाई देती है जो सामंतवाद का ही क्या है, प्रतिरूप है। और इसी तरह की व्यवस्था उस समय के जापान और यूरोप में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, यह स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से बच्चों कारगर है, और ये किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किसका स्टेटमेंट है, कौन ये कहता है, कौन कहता है कि सामंतवाद के कुछ रूपों के नजदीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य की संज्ञा किसको दी जाती है? युद्ध राज्य की संज्ञा विजयनगर को दी जाती है। युद्ध राज्य की संज्ञा किसकी है? विजयनगर की। युद्ध राज्य की संज्ञा किसकी है? विजयनगर की। ठीक है, सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। तो ये स्टेटमेंट है बच्चों किसका? बर्टन स्टाइल का। किसका स्टेटमेंट है? बर्टन स्टाइल का। इनकी किताब है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जिस किताब में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसी में बच्चों इन्होंने बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा कि मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी जिसके बारे में की है, जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है, तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाजत दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। तो मानुकी बच्चों, मानुकी जो एक राइटर है, ठीक है, वो लेखक है, ये टिप्पणी वो किसके लिए करता है? जागीरदार के लिए, इजारादारी के लिए, जमींदारी के लिए, दीवानी के लिए। ठीक है, ये टिप्पणी देखिए, फिर से इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी, भावपूर्ण टिप्पणी मतलब जिससे भाव निकलता हो, एक अर्थ निकलता हो। ठीक है, कह रहा है कि मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी जिसके बारे में की है, यानी किसके बारे में उसने ये टिप्पणी किया है? किसके बारे में? किसके बारे में मतलब जमींदारी के बारे में कि इजारेदारी? इजारेदारी मतलब ठेकेदारी। ठीक है, जमींदारी, जागीरदारी और दीवानी, किसके बारे में ये उसने टिप्पणी किया है? टिप्पणी क्या है वो देखिए, जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग से राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है, यानी कोई व्यक्ति इतना जब परेशान हो जाए कि वो इस बात को स्वीकार कर ले कि राज्य जैसी कोई संस्था ही नहीं है, ठीक है, तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाजत दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। ये कौन कहता है? अब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इतने में आपको पकड़ लेना चाहिए।
इतने में आपको पकड़ लेना चाहिए। यह है बच्चों इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब होता है ठेकेदारी। ठीक है, ठेकेदारी कैसे की जाती है? ठेकेदारी यानी ठेकेदार वह होता है जिसके पास कुछ पावरफुल लोग होते हैं, जो क्या करता है, राजस्व वसूलता है उन पावरफुल लोगों के द्वारा। राजस्व वसूल के वो सरकार को जमा करता है। तो यही बात तो इस स्टेटमेंट में की गई है। यही बात आपके इस स्टेटमेंट में बच्चों वो कह रहा है, कह रहा कि हमको कुछ सैनिक दे दिए, यानी कुछ पावर दे दीजिए और कुछ काम करने का अधिकार दे दीजिए। ठीक है, तो वो कौन है? वो है ठेकेदार। वो कौन है बच्चों? वो है आपका ठेकेदार। ठीक है, वो कौन है? वो है आपका ठेकेदार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यता परक भूमिका निभाई। कारण दे रहा है, समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अवसर उपयोग किया गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, और मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचना होगा यहाँ पे। थोड़ा सा आपको बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। बोलिए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या आंसर होगा? देखिए, कथन जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि कुछ लोगों का विचार था कि समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यता परक भूमिका निभाई है। यानी इनका मतलब है कि समाजवादी जो थे ये मानते थे कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत इनका ये मानना था कि सभी वर्गों को लाभ हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये समाजवाद है। कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यता भूमिका निभाई है। यानी चूंकि भारत गुलाम था, भारत उस समय बच्चों एक क्या था? उपनिवेश था। किसका? इंग्लैंड का। तो उस समाजवादियों में कुछ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारत का जो निम्न वर्ग था वो भी क्या किया? लाभ अर्जित किया। ठीक है, फिर कह रहा है कि समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया गया। बात एकदम सही है, जबकि ये सच्चाई नहीं थी, ये सत्य नहीं था कि उपनिवेशवाद में जो है गरीबों को या अन्य वर्गों को, किसानों को, श्रमिकों को लाभ मिला। ये सही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट देते थे, जो कि गलत था। जैसे आज भी आप देखोगे सरकार में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो गलत स्टेटमेंट या गलत तरह की धारणा पैदा करते हैं समाज में, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार के सपोर्टर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी था। यहाँ पे ये सच्चाई नहीं है, लेकिन एक दूसरे को ये क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ए स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। औरंगजेब को यह देखकर सलाह दी जाती है या दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफी दूर था और जिसका प्रबंधन मुश्किल था। ये विचार किसका है? ये विचार ये विचार बच्चों किसका है? जदुना सरकार का, अतहर अली का, सतीश चंद्रा का, ठीक है,
और सतीश चंद्रा के साथ साथ जो है आपके जो है जेएफ रिचर्डसन का। तो जो इसमें आपका बच्चों आपका लास्ट है, एक सेकंड, एक मिनट बच्चों, क्या हो गया ये काउंटडाउन। कहाँ से आ गया, कहाँ से कटेगा ये। हाँ ठीक है, जेएफ रिचर्डसन, इसमें जो डी विकल्प दिया है मैं लिख दे रहा हूं उसको, जेएफ रिचर्डसन। ये क्या हो रहा है, ब्लिंक क्यों कर रहा, जेएफ रिचर्डसन समाप्त हो गया। जेएफ रिचर्डसन बच्चों आपका लास्ट विकल्प है इसमें। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, देखो लास्ट विकल्प इसमें क्या है, जेएफ रिचर्डसन। मैं यहाँ एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जेएफ रिचर्डसन, जेएफ रिचर्डसन। ठीक है, आजकल की टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम होती रहती है। तो जदुनाथ सरकार, अताहर अली और सतीश चंद्र। देखो इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कौन सा हिस्टोरियन है जो इस बात को मानता है कि मुगलों का पतन जो है उनकी दक्षिण नीति थी। अगर दक्षिण में वो जो है, जो उसमें बीजापुर, अहमदनगर या गोलकुंडा जैसे राज्य थे, अगर उनकी विजय करने की कोशिश ना करते तो वो मुगलों का पतन ना होता। ऐसा कौन सा हिस्टोरियन है जो इस बात को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो इस बात को बच्चों क्या करता है, मानता है। ठीक है, जो इस बात को क्या करता है, मानता है, ऐसा कौन सा हिस्टोरियन है। ठीक है, ऐसा कौन सा हिस्टोरियन है जो इस बात को मानता है। ठीक, बताइए क्या आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये स्टेटमेंट बच्चों सतीश चंद्रा की है। सतीश चंद्रा की जब आप किताब पढ़ेंगे तो सतीश चंद्रा साहब ये बताते हैं, सतीश चंद्रा साहब ये कहते हैं कि अंग्रेजों सॉरी मुगलों के पतन का एक सबसे बड़ा कारण उनकी दक्कन नीति थी। ठीक है, दक्षिण नीति जो है उनके पतन का एक सबसे बड़ा कारण थी। अब ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया बच्चों, हाँ क्या प्रॉब्लम हो गया, ये बार बार क्यों। हम्म, ये खत्म हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, मैंने यही तो किया था। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। ठीक है, इनमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। नीचे दिए गए कूटों से में से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा बच्चों बताइएगा। ए बी डी, बी और सी, बी सी डी और आपका ए और डी। लास्ट वाला जो विकल्प है वो है आपका ए और डी। लास्ट का विकल्प क्या है, ए और डी। ये आपका लास्ट विकल्प है, ए और डी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। कह रहा है कि देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। ठीक, जिसमें पहला कह रहा है इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई,
तो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन की बात कर रहा है, तो एकदम सही है भाई। इसमें आपके देखिए, आपके पीवी काणे हैं, पीवी काणे। और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो है वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में पैदा हुआ, और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत भारत की जो भी अच्छी चीजें थी उनको जो है प्रदर्शित किया गया। ठीक है, चाहे वो पीवी काणे हो या अन्य इतिहासकार हो, मजुमदार साहब हो, ठीक, ये सब राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। तो इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, एकदम सही है। इसीलिए तो हम वेदों की बात करते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो ऋग्वैदिक काल था वही एक गोल्डन एज था। तो जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ तो उसमें हमने अपनी प्राचीन परंपराएं जो सबसे बेहतर थी उनको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। फिर तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, ये गलत हो जाएगा। भावनात्मक दृष्टिकोण ने, क्योंकि देखिए अपने देश के प्रति आपके अंदर कोई लगाव या भावना नहीं होगी तो सीधी सी बात है आप उसका बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। फिर आप उसका एक बेहतर प्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, हुआ बेशक हुआ भाई। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जो चीज जैसे है वैसे ही बताना। अब आपको अपने देश की चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, तो सीधी सी बात है कि जब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने उस वस्तु का अर्थ वैसा नहीं बताया जैसा वो है कि नहीं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। चौथा, प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया, ये एकदम सही है। तो ए और डी आपका सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प आपका बच्चों क्या होगा, राइट होगा। तो ए सही है और डी सही है, ठीक है, ए सही है और डी सही। अगला देखिए, दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान। दक्षिण एशिया का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये सबसे प्राचीनतम प्रूफ जो है वो क्या है, पाए गए हैं? बोलिए। कह रहा है कि दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ के प्रमाण मिले हैं। तो आपको पता है बच्चों कि ये प्रमाण आपको मिलते कहां से, मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है, तो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में है। कहां पे है, दक्षिणी बलूचिस्तान। अब दक्षिणी बलूचिस्तान का जो क्षेत्र मेहरगढ़ है वहां से आपको क्या मिला है, तो वहां से आपको गेहूं मिला है, वहां से आपको जौ मिला है, वहां से आपको मटर मिला है, वहां से आपको सरसों मिला है, वहां से आपको कपास मिला है, वहां से आपको जो है गोदाम जहां पर अनाज का संरक्षण होता वो मिला है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिली हैं, बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में है? अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, सूर्य, विष्णु, रुद्र, मरुत, पूषण, भग, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। बताइए किसका बच्चों यहाँ पे है जो बोगज कोई अभिलेख है। अब आप जानते हैं कि जो बोगज कोई अभिलेख है, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख। अब इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई बोर्ड में, जो बोगज कोई अभिलेख है, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख जो है बच्चों ये 1400 BC का है। ठीक, ये कब का है, 1400 BC का है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख आपका 1400 BC का है। और आप जानते हैं बच्चों ये आपके यूनानी, सॉरी कौन सी लिपि है, कीलक लिपि है, कीलक लिपि है इसमें, और आपकी संस्कृत भाषा है। कीलक लिपि है और क्या है, संस्कृत भाषा। ठीक, और इसमें जो है आपका जो उस समय के दो राज्य थे, ठीक, एक हित्तनी और मित्तनी, हित्तनी एवं मित्तनी दो राज्य हैं,
हित्तनी और मित्तनी, इन दोनों राज्यों के बीच एक समझौता होता है, जिस समझौते के प्रत्यक्षदर्शी थे ये 4 देवता, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत का अधिकार उन क्षेत्रों पे था? कभी नहीं। ये व्यापारिक संबंधों का परिणाम है, ठीक है, ये व्यापारिक संबंधों का परिणाम रहा होगा। तो यहाँ पे डी आंसर बच्चों आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब पता नहीं क्या बोर्ड में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तभी आज 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हमने करा दिया, ठीक है। कल इसको हम लोग थोड़ा सा लेंदी कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, सेम टाइम पर, ठीक। चलिए, गुड नाइट सभी को, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।